जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और स्पेशली आज की ये वीडियो क्लास 11th के होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम साइंस का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है 21 सितंबर 2023 को। इस दिन के पेपर के लिए एक सैंपल पेपर के बारे में, ठीक है। और इस सैंपल पेपर को हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके भी समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये जो पेपर है, जब आपका होम साइंस का मिड टर्म का ऑफिशियल पेपर होगा तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों, क्योंकि पेपर में हमने जो भी क्वेश्चन लिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ में सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके मिड टर्म के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम रिपीट होने को भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। जिन्होंने पेपर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहां से देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा भी हम आपके लिए कम से कम अभी ऐसे ही 2 से 3 सैंपल पेपर और भी लाएंगे ताकि होम साइंस की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। चलिए पेपर के पैटर्न को देखेंगे। टाइमिंग 3 घंटे की है, 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। और जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के जो सामान्य निर्देश हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए। इसी से आपको अपने पेपर का पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि पेपर में 3 खंड होंगे और टोटल 36 प्रश्न आएंगे, ठीक है। खंड का जो है इसमें 1 से 14 आपके वास्तविक क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल जो है वो 10 तो एमसीक्यू आएंगे और 4 क्वेश्चन जो है आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर खंड खा जो है इसमें 15 से 27 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले, यानी कि देखो 2 केस स्टडी रहेंगी। पहले केस स्टडी से 4 एमसीक्यू रहेंगे, दूसरे केस स्टडी से आपके बेसिकली 3 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। अब जो खंड गा है ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 22 से 27 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 28 से 29 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 से 33 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 34 से 36 ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस पेपर का जो हमारा पार्ट नंबर 1 का वीडियो था, मैं आपको बता दूं, उसमें हमने खंड का, खंड खा और खंड गा ये समझे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, एमसीक्यू प्लस में 2 मार्क्स के प्लस में 3 नंबर के, ये हमने देख लिए थे, ठीक है। आज जो हमारा ये पार्ट 2 का वीडियो है इसमें हम 4 नंबर वाले और जो हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है इनको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से 36। पिछली वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज और कि जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनके पास होम साइंस इंग्लिश में है उनके लिए क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे और कुछ जो है वो इस तरीके से वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे सेक्शन नंबर बी में, ये एमसीक्यू थे, ये भी आपको मैंने समझा दिए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्शन से स्टार्ट हुआ था 2-2 नंबर के क्वेश्चन वाला, ये भी हमने देख लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 ये हमारा 3 नंबर का था और 29 भी 3 नंबर का। ओके, तो आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, मेन जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं बताइए, यानी कि जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो उस समय स्वयं की क्या विशेषताएं होती हैं ये बताइए, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं को अन्य लोगों से अलग बताने के लिए कुछ सरल शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि देख मैं उससे लंबा हूं, देख मैं उससे मोटा हूं, देख मैं उससे गोरा हूं, देख मैं ऐसा हूं वैसा हूं, इन शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, इस अवस्था में बच्चे जो कपड़े पहनते हैं या फिर वे जिन भी खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके ऊपर उनका नियंत्रण हमेशा बना रहे, वो उनके ही बने रहे हमेशा, ठीक है। हालांकि वो उनके हैं या नहीं है ये डिपेंड नहीं करता, बस खेलने तो उनके होने चाहिए बस, ठीक है। तीसरा, वे जो भी कार्य करते हैं वे उसके अनुसार अपने आप को विवरण करते हैं, अर्थात जैसे वो गिनती गिन सकते हैं तो वो कहते हैं मुझे गिनती आती है, गिन के बताऊं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। चौथा पॉइंट, उनका स्वयं निश्चित होता है, यानी कि वो कहते हैं कि मेरे पास जो वस्तु है वो सिर्फ मेरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी बच्चे के पास में जो है कोई खिलौने वाली साइकिल है, ठीक है, या फिर कुछ और, तो वो कहते हैं ना 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 ये सिर्फ मेरी है, हाँ मेरी है, मैं नहीं दूंगा किसी को, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद पांचवा ये है कि वे अक्सर स्वयं का आकलन
वास्तविकता से अधिक करते हैं। अर्थात जैसे कई बार होता है ना, हम बचपन में हमें एक दो कविता की अगर हमने लाइन सुन ली, हमें पूरी कविता पता भी नहीं है, लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं, अरे मुझे तो सारी कविताएं आती हैं, बेशक से उसके दो लाइन ही याद हो या फिर पूरी कवि याद भी ना हो, ठीक है ना। ये चीजें थी। छोटे बच्चों को छोटे बच्चे जो है वो ये पहचानने में अक्षम होते हैं कि उनमें और दूसरे से अलग गुण हैं, ठीक है। वे अलग समय में अच्छे व बुरे, मतलबी व आकर्षक होते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि दो बच्चों को आप एक टाइम पे लेके आओ, ठीक है, एक सवाल दो, वो उसका जवाब ना दे पाए, ठीक है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी जो है वो अलग है, ठीक है। कोई जो है वो मैथ के सवाल अच्छे से कर लेगा, कोई जो है किसी चीज को याद अच्छे से कर लेता है, कोई बच्चा ड्राइंग अच्छे से कर लेता है। तो ये सभी जो है उसके अलग अलग जो गुण है उसको दर्शाता है, ठीक है। कोई बच्चा जो है वो अपने दोस्त के प्रति बहुत ही वफादार, इन द सेंस कि अच्छा फ्रेंड बनता है, कोई मतलबी बनता है, जैसे आजकल रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 जो था हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योरसेल्फ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो योरसेल्फ के बारे में आप पहले ये 2 पॉइंट लिखेंगे एंड देन आपके ये आ जाएंगे पॉइंट, ठीक है। चलिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप रियल लाइफ से भी जोड़ के देख पाओगे। क्वेश्चन 31 ये कहता है कि किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाली खान पान से संबंधित जो विकृतियां हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो खान पान से संबंधित किशोर अवस्था में 2 तरीके की विकृतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन क्या हो जब आपको पूछा जाए कि इससे बचने के उपाय भी बताइए, तो आप अलग वीडियो देखने के लिए जाओगे, टेंशन मत लो, मैंने नीचे ही इसके लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो 4 नंबर के क्वेश्चन को मैंने 5 नंबर का बना दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिए खान पान से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बेसिकली 2 तरीके की आती हैं। बीमारियां इन द सेंस की विकृतियां, पहली है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरी है बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा को आप ये कह सकते हैं कि खाने की कमी की वजह से, और बुलिमिया को आप ये समझते हैं कि खाने के ज्यादा वजह से, ठीक है ना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि यह सामान्यतः किशोर अवस्था में दिखाई देती है, यानी कि जिस अवस्था में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं इसी टाइम दिखाई देती है। इस उम्र में जो किशोर है या फिर किशोरी है, ये पहचान की संकट से जूझ रहे होते हैं और अपनी शारीरिक छवि के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी कि किशोर किशोरी जो है वो अपनी पहचान को और अच्छा बनाते रहते हैं, ठीक है ना। हमेशा वो इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि उनकी शारीरिक छवि कैसी है, कि कहीं वो मोटे तो नहीं होते जा रहे हैं, और अगर मोटे होते जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपना खाना पीना कम कर देते हैं, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उसमें उनमें आत्मविश्वास कम हो जाता है, कहते हैं कि यार मैं तो काला हूँ, मैं तो मोटा हूँ, ठीक है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये है वो है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुपोषण की वजह से भी क्या होता है, इनकी मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। तो ये बीमारी कैसे आती है, खान पान कम करने की वजह से। दूसरी बुलिमिया होती है, ये भी एक खान पान संबंधी ही विकार है, और ये कब होता है, ये भी उसी टाइम होता है जब व्यक्ति अपने शारीरिक छवि से संतुष्ट नहीं होता है। कैसे, कई बार जो व्यक्ति है, जब व्यक्ति का वजन कम होता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, दिन में जो है वो कई बार ज्यादा खाना खाता है, या फिर अगर उसे अपना वजन कम करना है तो 1-2 बार ही खाना खाता है, या फिर जो है मान लीजिए कि स्नैक्स वगैरह ही लेता है, ठीक है ना, डाइट पे चला जाता है, ठीक है। तो कम खाने की वजह से या फिर अधिक खाने की वजह से जो वोमिटिंग होती है, इससे जब खाना बाहर निकल जाता है तो इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम भी निकलते हैं। जैसे कि किशोर को पोषित होने के साथ साथ शरीर में ऐंठन हो जाती है। हालांकि आपको लगेगा तो जरूर कि भाई आप जो है वो अच्छे खासे मोटे ताजे हो रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपका शरीर अकड़ रहा होगा, ठीक है। ज्यादा खाने की वजह से आपका गुर्दा खराब हो सकता है, आपके हृदय जो गति, हार्ट रेट जो है, इस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। दांतों में विकार हो सकता है, आपके जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, इन द सेंस कि उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। तो ये ज्यादा खाना खाने की वजह से होता है। तो 2 बीमारियां हैं जो कि कम खाना खाने की वजह से होती है और एक ज्यादा की वजह से। सिंपल सा आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। अब आखिर इनसे बचा कैसे जाए, तो बचने के लिए देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला ये है कि किशोरों को अपनी जो शारीरिक छवि है उससे संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। अर्थात आप चाहे मोटे हो, चाहे पतले हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, आपको इससे मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला या समाज आपके बारे में क्या सोचता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अपने आप से संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि स्वयं का आदर करना और महत्व देना। आपका चाहे छवि कैसे भी हो, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना। दूसरे आपको रिस्पेक्ट करें या ना करें मैटर ही नहीं करता, ये दुनिया है जनाब।
यहाँ पे क्या है, आप अपना ही आदर करो, अपने स्वयं को इंपॉर्टेंस दो, दूसरे को दोगे तो एक टाइप वो धोखा दे ही जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, दूसरा दे या ना दे मैटर नहीं करता। तीसरा ये है संतुलित आहार लेना, यानी कि अच्छा खाना खाओ, ठीक है, और जिस खाने में अधिक रेशा हो उसको खाओ, ठीक है। हमेशा एक सकारात्मक सोच रखो और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि चार लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, आपको रोकेंगे, बट आप उन सबको नकारते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, ये बातें हैं, ठीक है। इसमें एक दो बातें मैंने रियल लाइफ को रिलेट करते हुए बोली है, ठीक है ना। तो ये चीजें थी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप कि राइट इन डिटेल अबाउट द ईटिंग डिसऑर्डर दैट राइज इन एडोलसेंस, तो कौन कौन सी होती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया, और इसको कैसे रोका जा सकता है, तो अवॉइड दीज डिसऑर्डर्स, ये सॉरी दिस बीमार जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। अब आता है यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। ये 32 क्वेश्चन 5 नंबर का है क्या, नहीं, 34 से हमारा शुरू होगा 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 32 को देखते हैं, ठीक है, ये रहा। देखिए 32 जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो संसाधन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, एक मानव और गैर मानव संसाधन, दूसरा व्यक्तिगत और साझे संसाधन, तीसरा प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। तो हम इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हम मानव संसाधन की, ठीक है। तो मानव संसाधन और गैर मानव, मानव संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख होते हैं, ठीक है। जैसे किसी आपको अपना कोई लक्ष्य पूरा करना है, कोई कार्य पूरा करना है, तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, उस काम को पूरा करने के लिए कौशल होना चाहिए, इसको बोलते हैं मानव संसाधन, ठीक है। लेकिन जब हम गैर मानव संसाधन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ भौतिक संसाधन शामिल होते हैं जो हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको एक बड़ी कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा स्थान, ठीक है, अच्छा सा धन पैसा वगैरह चाहिए, ठीक है ना। आपने सोचा कि आप कोई एजुकेशन में कोई बेसिकली मान लीजिए कोई कॉलेज वगैरह खोलना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए स्टेशनरी वगैरह, स्थान और धन, इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या है, ये गैर मानव संसाधन है, ठीक। आगे बात करें तो अब यहाँ पे देखिए जो अगले हैं वो हमारा आता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत और साझे, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जो एक व्यक्ति के स्वयं से जुड़े होते हैं, अर्थात जो उसी व्यक्ति का स्वयं का है, जैसे कि उसका खुद का बैग, उसके खुद के कपड़े, ये सभी मानव संसाधन है, ठीक है। मानव या गैर संसाधन हो सकते जैसे उसके खुद के पैसे हो गए, ठीक है, और भी सारी चीजें। लेकिन साझे संसाधन क्या है, ये ऐसे संसाधन हैं जो साझेदारी से उपयोग किए जाते हैं, अर्थात जैसे एक समुदाय के लिए कोई मंदिर हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई और अन्य जगह हो गई, ठीक है ना। तो ये सभी जो कैसे हैं, वो साझे संसाधन है जिसका सभी उपयोग करते हैं, ठीक है। समझिए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आता है प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक। देखिए प्राकृतिक संसाधन सिंपल सी बात है, हमारे आसपास प्रकृति में उपलब्ध जो भी संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधे, जल, वायु, अग्नि, ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है जो कि सभी मनुष्य के लिए समान रूप से उपलब्ध है, ठीक है। जब हम सामुदायिक संसाधन की बात करते हैं तब इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यह संसाधन मानव को किसी भी समुदाय का हिस्सा होने पर प्राप्त होते हैं, अर्थात जैसे मान लेते हैं कि आप कोई सरकारी कर्मचारी बन गए, तो ये संसाधन आपको तब मिलेंगे जैसे राष्ट्रपति जी जो है, जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके उनको एक अच्छा सा राष्ट्रपति भवन दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है ना। ये बेसिकली सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं या फिर किसी समुदाय के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सड़कें, पार्क, अस्पताल, लाइब्रेरी, ठीक है, इन संसाधनों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदारी एक समुदाय को दी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है सामुदायिक संसाधन के बारे में। तो आई होप आप सारे के सारे समझ गए कौन कौन से संसाधन है बच्चों। पहला है मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन और गैर मानव। एक बार मैं इसको हटा देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। तो कौन कौन से संसाधन है बच्चों, पहला है मानव संसाधन और गैर मानव, फिर व्यक्तिगत और साझे, फिर प्राकृतिक और सामुदायिक। सारे के सारे समझ गए अच्छे तरीके से। अब इसको इंग्लिश में देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड देन पर्सनल रिसोर्सेज, एंड देन
शेयर्ड रिसोर्सेस, उसके बाद में आता है नेचुरल रिसोर्सेस एंड देन कम्युनिटी रिसोर्सेस। ये है आपके, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। क्वेश्चन ये है कि जो उपग्रह प्रौद्योगिकी होती है, यानी कि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है, आपको इसके कोई 4 लाभ बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला लाभ क्या है कि सुदूर संवेदन, यानी कि कोई भी विश्व का व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक जो है संवेदन कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ठीक है। ऐसा किसकी वजह से संभव संभव हो पाया है? दूर संचार प्रणाली की वजह से, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा जो आंकड़े हैं वो तेजी से एकत्र किए जा सकते हैं, यानी कि किसी भी मामले में आंकड़े बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से एकत्र कर सकते हैं, एक ही बार नहीं बल्कि बार बार, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आजकल के टाइम पे हम क्या है कि फोन पर डालते हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा, तो हमारे सामने जो है मौसम की जानकारी आ जाती है। तो ऐसा किसकी वजह से संभव हो पाया है? उपग्रह प्रौद्योगिकी की वजह से ही हम प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मौसम की जानकारी को समझ पाते हैं, जिससे मौसम अच्छा है या खराब है उसके माध्यम से हम अपने कृषि अन्य कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक है। जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है, इसके माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को और अच्छा बनाया जा रहा है, साथ ही भारतीय अंतरिक्ष जो विकास कार्यक्रम है इसको और अच्छे से उपयोग किया जा रहा है। और वर्तमान में आपने देखा ही है कि चंद्रयान 3 पहुंच चुका है बेसिकली चंद्रमा पे। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया है? उपग्रह प्रौद्योगिकी की वजह से संभव हो पाया है। सूर्ययान भी जा ही चुका है, बहुत कुछ आज से तकरीबन 40 दिन के बाद वो भी पहुंच जाएगा। और मैं तो कामना करूंगा कि वो भी सफल हो, तो हमें सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो इस किसकी वजह से संभव हो पाया है? उपग्रह प्रौद्योगिकी की वजह से ही हो पाया है, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको समझ में आ गया, ये इसके पॉइंट है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात आती है यहाँ पे इसको इंग्लिश में समझने की। तो राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो 4 की जगह मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये जो प्रश्न है ये भी एकदम आप ये समझ सकते हैं कि रियलिटी से जुड़ा हुआ है। कैसे? मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त राहुल है या फिर आपका ही नाम राहुल है, ठीक है, और आप एक किशोर हैं, ठीक है। आप ना बहुत ही दुविधा में हैं, यानी कि आप बहुत उदास हैं, आपको कोई समस्या है, समस्या सी लग रही है, ठीक है। तो आप यानी कि मुझे एक मशवरा देना है, कुछ बातें बतानी है राहुल को कि वो इस दुविधा से, इस उलझन से निकल सके, ठीक है। उसके बाद जो किशोर होते हैं ये स्वयं का विकास कैसे करें, इसके लिए जो विशेषता है वो भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो राहुल को मैं ये समझाना चाहूंगा कि देख भाई राहुल, तुझे जो भी परेशानी है तो अपने माता पिता को बता, ठीक है, अपने मित्रों को बता या फिर अपने शिक्षकों को बता, अगर बता सकता है तो। इससे क्या होगा? माता पिता तुझे कुछ और राय देंगे, तेरे दोस्त तुझे कुछ और राय देंगे, तेरे टीचर तुझे कुछ और राय देंगे, तो इससे क्या होगा? तेरे सामने ना बहुत सारे उस दुविधा से, उस समस्या से निकलने के आउटकम निकल के आ जाएंगे। तो कोई भी तरीका अपना के अपनी दुविधा, अपनी समस्या से बाहर निकल सकता है। सिंपल है, बस यही चीजें हैं। यही आपको मुझे राहुल को बताना था, बता दिया मैंने, सिंपल है। अब ये समझो कि इस अवस्था में जो विशेषताएं हैं किशोर की वो क्या होती है। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इस समय जो किशोर है वो अपने आप को बताने के लिए अपने गुणों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे वो स्वयं को शांत रखते हैं, स्वयं को संवेदनशील बताते हैं और भावुक होने के रूप में उन्हें समझा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर जो है ना वो अपनी स्वयं की पहचान बनाने में लगे होते हैं। जैसे कोई क्लास में है तो क्लास में अच्छा पढ़ाई पढ़ाई के मामले में, अच्छा स्पोर्ट के मामले में, या फिर अच्छे एक हिस्ट्री सब्जेक्ट के मामले में, हिंदी सब्जेक्ट के मामले में, या फिर अन्य जो चीजें उसके मामले में स्वयं को अच्छा बनाने में लगा रहता है, ठीक है। और वो बड़ों की तरह व्यवहार करने लगता है अपने दोस्तों से, ठीक है। लेकिन कई बार उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों और छोटों की तरह व्यवहार करने को कहा जाता है, तो वे कश्मकश में आ जाते हैं कि हम तो बड़े हैं या बच्चे हैं। कई बार होता है ना, जैसे रिश्तेदार आ गए आपके घर पे, ठीक है ना, और कुछ 5-7 साल के बच्चे हैं और आप 12वीं पढ़ रहे हैं, आपसे कहें कि इनको ना बच्चों की तरह ट्रीट करो, तो आप कहोगे अरे हम तो बड़े हैं, हम इसके साथ कैसे खेलेंगे। आपके साथ में बचपन वाला वो जो बच्चा बाहर निकलेगा ही नहीं ना। तो यही चीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद किशोर जो हैं वो स्वयं की भावनाओं में काफी उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियां, विभिन्न स्थितियां उनके सामने आती हैं, उन पर उनकी प्रतिक्रियां अलग अलग होती हैं। इस अवस्था में वे स्वयं विवरण में कई विरोधाभास भी महसूस करते हैं। यानी कि वो जब स्वयं का आकलन कर रहे होते हैं, सेल्फ समझते हैं अपने आप को, तो अपने आप को ना वो एक तरह से ऐसा लगता है कि उनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है ना, और वो उससे समझ नहीं पाते हैं,
वो विचलित हो जाते हैं इस चीज से। ठीक है, इस अवस्था में आदर्श एवं वास्तविक स्वयं भी होता है, अर्थात इस अवस्था में बच्चा जो है, जो किशोर है, वो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि कोई मेरे जैसा बनना चाहे। ठीक है, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे एक लड़का अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, उसका प्रयत्न करता है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूंगा तो लोग मुझे अपना आइडियल मानेंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो बेसिकली दुविधा में पहुंच जाता है। ठीक है, उन्हें हमेशा मंच पर रहने का आभास होता है, यानी कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं जो बोलूं वो लोग सुने, मुझे अच्छे से समझे, मेरी बातों को माने, लोग मुझसे पूछें कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ये सभी जो चीजें ना वो इसमें आती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीजें थी जो कि इस अवस्था की कुछ विशेषताएं थी किशोर की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो राहुल को क्या क्या बताना था मैंने बता दिया, ठीक है, बाकी ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इंग्लिश में देख लो कि राहुल इज अ टीनेजर एंड सीम्स टू बी इन डायलेमा। You are advise him that it is normal to be confused and confused at his stage, and also tell him the characteristics of his own development on this stage या फिर in this stage। तो भाई राहुल को मैं क्या बताऊंगा, मैं राहुल को ये बातें बताऊंगा। ठीक है, राहुल इनसे कैसे बाहर निकलेगा, तो राहुल इनसे ऐसे बाहर निकलेगा, क्या विशेषताएं इसकी देख सकते हैं। चलिए, ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन की, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का वो 35 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर संसाधन प्रबंधन के लिए टोटल 4 से 5 चरण हैं, जिसमें से आपको कोई 2 चरण बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि संसाधन प्रबंधन क्या होता है। देखिए, हमारे पास या फिर हमारे आसपास में जो भी उपलब्ध संसाधन है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, उनका सही प्रकार से उपयोग करें, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, इतना पैसा है कि आप रोज खर्च करेंगे तो भी खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पैसा है हम उसको खर्च करने के लिए एक सारणी, एक सूची बनाएंगे कि हमें अपना पैसा कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे और कब कब खर्च करना है। इससे क्या होगा, हमारे जो पैसा का संसाधन है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, और जब कभी जरूरत होगी तो हमें ये मिल सकता है। ठीक है ना, ये ऐसे ही जो भी संसाधन हमारे पास है हम उसको सही प्रकार से कैसे उपयोग करें, इसके लिए हमें अपना जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो करना चाहिए। ठीक है, अब इस मैनेजमेंट में ना सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, नियोजन का। ठीक है, अब ये नियोजन कैसे काम करता है आइए समझिए। देखिए, नियोजन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है। ठीक है, और हम उस कार्य को किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे, उसके बाद में कितने समय में करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जाना है। ठीक है, ये अभी हमारी वर्तमान की स्थिति, हमने सोचा कि हमें जो है वो वार्षिक उत्सव मनाना है। ठीक है, तो वार्षिक उत्सव अच्छे से मनाया जाए, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। तो हम क्या करेंगे, वार्षिक उत्सव से 2 महीने पहले ही हम ये देखेंगे कि इन 2 महीनों में हमें वार्षिक उत्सव को अच्छा करने के लिए हमें इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कितने समय में इसे कंप्लीट करना है, वो सब हम इसी में चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उस वार्षिक उत्सव को पूरा होने के लिए जो भी चीजें चाहिए हम उनका चयन करके योजना बनाएंगे कि हम इन्हें कैसे कैसे लेके आए। ठीक है, तो योजना बना ली हमने वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, आयोजन। ठीक है, तो आयोजन में क्या होता है, इसमें जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपने योजना बनाई है उसको कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, आयोजन प्रक्रिया में सभी संसाधन जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं हम उनको एकत्र करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जाना था, तो अभी हमने तय कर लिया हम ये हमें चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, उनको कार्यान्वित करेंगे। तो वार्षिक उत्सव मनाने के लिए हमारी जगह जैसे स्कूल ऑडिटोरियम, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां, खाने पानी की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट वगैरह, अतिथियों का प्रबंधन करना, वार्षिक उत्सव में होने वाले सभी जो प्रकार के कार्यक्रम है इस पे चर्चा करना, उसकी रिहर्सल करना और फूल से स्कूल की सजावट करना, ये सभी चीजें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, और फिर जो बाकी 2-3 और आते हैं उसके बाद में फिर जो है वार्षिक उत्सव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ, संसाधन प्रबंधन के 2 चरण। बाकी आगे आपके और भी आ जाएंगे जैसे मूल्यांकन वगैरह हो गया, तो ये चीजें थी। कंप्लीट है। अब सेकंड क्वेश्चन को समझिए, रेयान तथा जो नायलॉन है
नायलॉन आपको इसका उल्लेख करना है, समझाना कि आखिर क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे रेयान की। तो रेयान क्या है भाई, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो रेयान है, ठीक है, रेयान रेयान जो है वो पुनर्उत्पादित सेल्यूलोज से निर्मित एक मानव निर्मित तंतु है। ठीक है, कपड़ा उद्योग में ये जो रेयान है इसको विस्कोस रेयान यानी कि कृत्रिम रेशा के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए रेशम का ये एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, रेयान में प्राकृतिक तंतुओं के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं, हालांकि है तो मानव निर्मित, लेकिन इसमें जो है प्राकृतिक तंतुओं के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इससे जो है मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयान सभी के साथ में मिलाया जा सकता है, कोई भी रेशा हो उसके साथ में इसको मिला सकते हैं। ठीक है, सूत की अपेक्षा नमी सोखने में ये इसके पास अधिक क्षमता होती है। ठीक है, कपास की अपेक्षा ये कम ताप सहने की क्षमता होती है, इसीलिए कम गर्म स्त्री द्वारा प्रेस करना चाहिए। ठीक है, आपने जो कोट पैंट वगैरह देखे हैं उसमें मान लीजिए रेयान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसको इससे बहुत कम किया जाता है, अगर किया भी जाता है ना तो बहुत ही गरम, बहुत ही कम गरम जो होती है प्रेस उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये रेयान की बात हो गई। अब नायलॉन की बात करते हैं। तो नायलॉन तो रेयान से एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग कैसे सर, देखिए समझिए। जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नायलॉन जो है वो रासायनिक विधि के द्वारा बनाया गया सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम तंतु है, जिसे जादुई तंतु या फिर मैजिक फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे स्वयं मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नायलॉन जो है वो एक ताप सुनम्य रासायनिक रेशा है। ठीक है, नायलॉन लंबाई आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित की जा सकती है, यानी कि उसकी लंबाई को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाजार में 150-200 रुपए के जो लोअर आते हैं उसमें भी नायलॉन का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कमर में चाहे वो 20 साल का व्यक्ति हो, ठीक है, जिसकी उम्र 28 हो या फिर जिसकी उम्र 32 हो, उसको भी बन जाता है आसानी से। ठीक है, नायलॉन के जो तंतु है वो बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं, जैसा अभी हमने कहा। नायलॉन के जो तंतु वो सिकुड़ते नहीं है, नायलॉन का कपड़ा कभी सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, नायलॉन के तंतु ताप के कुचालक होते हैं, अधिक ताप का नायलॉन के तंतुओं पर कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हुई नायलॉन की यहाँ पे विशेषताएं कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, नायलॉन और जो रेयान था इसके बारे में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कंप्लीट, और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें हम तो इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्सप्लेन एनी टू फेसेस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स। तो पहले समझ लीजिए कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, फिर समझिए प्लानिंग में इसका क्या योगदान है, एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया जाता है इसका क्या योगदान है। ठीक है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन कि मेंशन रेयान एंड नायलॉन या फिर डिफरेंस बिटवीन रेयान एंड नायलॉन। तो रेयान क्या होता है इसके बारे में ये पॉइंट पढ़ेंगे, एंड देन नायलॉन की बात आएगी तो आप ये पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे आखिरी क्वेश्चन आ चुका है हमारा, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में ही आ रहे होंगे क्योंकि आपको मैं समझा इतना बढ़िया तरीके से रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है 36 कि सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए वरदान है या अभिशाप है, अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो एक स्टूडेंट के लिए एक बोन है या फिर बे, क्या है, वरदान है, अभिशाप है, क्या है बताइए। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी आज के समय में विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब वरदान से कैसे कम नहीं है इसे समझिए। देखिए वर्तमान में क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जब भयानक महामारी आई थी, जैसा कि नाम तो आपको पता ही है, ठीक है ना, ये जो भयानक महामारी अभी आई थी इसकी वजह से स्कूल वगैरह बंद हो गए थे। तो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले से ही व्यक्ति जो थे, बच्चे जो थे, वो घर से ही शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे। ठीक है, शिक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधन जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी विद्यार्थी के घर से ही उसको शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते थे। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, उनसे वीडियो क्लासेस होती थी, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस होती थी, तो उसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर पाते थे। ऐसा किसकी वजह से संभव हो पाया है, मतलब संभव इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए अच्छी है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा बहुत कठिन से कठिन जो काम है वो बहुत ही कम समय में और जल्दी से जल्दी और बहुत ही कम पैसे में पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको कोई काम समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ये कैसे करें, तो आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी मिल जाती हैं जिसमें बताता है
इस काम को इतने कम समय में, इतने कम पैसे में आप कर सकते हैं। तो समय, पैसा, संसाधन सब कुछ आपका बचता है इससे। ठीक है। उसके बाद इंटरनेट का प्रयोग करके विद्यार्थी जो बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण करते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं के द्वारा उन्हें अपने प्रायोगिक प्रोजेक्ट कार्य करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी बच्चे को जो है वो G20 के बारे में एक प्रोजेक्ट मिला है, तो वो गूगल पे जाएगा, G20 लिखेगा, ठीक है, और वो अच्छा सा कोई जो से एक निबंध टाइप में कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो उससे बना के वो जो है स्कूल में पेश कर देगा। इससे क्या होगा, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी हुई, उसने G20 के बारे में समझा भी, और कैसे समझा, जब उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल का उपयोग किया। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विद्यार्थियों को दुनिया भर में हो रहे अनुसंधान यानी कि कोई भी शोध हो रहा है, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है पॉलिटिशियंस की, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस की, जैसे G20 वगैरह हुई थी, ठीक है ना, तो इसकी जानकारी मिलती है और उनका शिक्षा का स्तर बढ़ता रहता है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए अभिशाप तभी बन सकती है जब वो विद्यार्थी इसका गलत उपयोग करें, ठीक है, या फिर आवश्यकता से अधिक उपयोग करें, तभी उनके लिए हार्मफुल है, अदरवाइज ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो समझ में आया कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो आखिर एक विद्यार्थी के लिए वरदान कैसे है। ठीक है। हालांकि आप अभिशाप में भी आंसर लिख सकते थे, मैंने वरदान में बताया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीजें बात करना अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा है, जो चीजें अच्छी है उसी पे ध्यान दीजिए। ठीक है। उसके बाद इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बोन और अ क्रश या बैंड फॉर स्टूडेंट्स राइट इन योर ऑन वर्ड्स। ठीक है, इसमें हमारी बातें लिखनी है। लीजिए सर, ये रही हमारी बातों का पूरा ओवर। ठीक है। चलिए, इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये जो वीडियो थी, ठीक है, इसको हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है। अगर आप सभी बच्चों ने इस पेपर का जो पार्ट नंबर 1 का वीडियो है नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 इतने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है ना। लिंक आपको आई बटन में दे देंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, आपके मिड टर्म के पेपर से पहले कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर आपको हम और करवा देंगे, ताकि होम साइंस की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें अच्छा लगता है कि बच्चों ने वीडियो को लाइक किया, मोटिवेशन बढ़ता है कि बच्चों को वीडियो अच्छा लगा है तो और अच्छे से बनाओ और इंपॉर्टेंट चीजें लेके आओ उनके लिए। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसे लगी। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है जस्ट स्मार्ट नॉलेज, आप जाके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।